मैं धर्मेंद्र आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्विक रिवीजन प्रोग्राम में इंडिका पर विचार विमर्श करेंगे। मैगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका में जो कुछ विवरण पहले चर्चा हो चुकी है उससे हम लोग बातों को आगे बढ़ाते हैं। आर्थिक संबंधी जो बातें मैगास्थनीज ने लिखा है उसमें कृषि बताया है कि कृषि यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा था। यहाँ के लोग दो फसल उपजाते थे, पहला रबी और दूसरा खरीफ। रबी फसल का उसने उदाहरण भी दिया है कि जैसे गेहूं उपजाते थे, जौ, दालें, और खरीफ के बारे में बताया कि धान, पटसन और बाजरा उपजाते थे। इसके अतिरिक्त और कई फसलों की चर्चा उसने किया है और बताया कि यहाँ के लोग मसाले, शहद, गन्ना और कपास को उपजाने में अपना योगदान देते थे और खास करके मसाले और गन्ना के बारे में उसने विस्तार से लिखा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कपास की खेती की शुरुआत भारत से ही हुई थी और लगभग 6000 से 7000 BC के बीच में कपास की खेती यहाँ शुरू हो गई थी। या उसने बताया है मैगास्थनीज ने अपने इंडिका में कि पैतृक व्यवसाय लोकप्रिय था, अर्थात किसान के पुत्र किसान होते थे, बढ़ई के पुत्र बढ़ई, नाई के पुत्र नाई होते थे, लोहार के पुत्र लोहार होते थे। तो जो पैतृक व्यवसाय था उस व्यवसाय को लोग अपनाते थे। उसके बाद उसने एक और बात कही है कि यहाँ के सैनिक जो है वो फसल को बर्बाद नहीं करते थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं दिल्ली सल्तनत या मुगल काल में या पूरे पश्चिम में सैनिकों के द्वारा फसल को बर्बाद करने की एक परंपरा रही होगी, क्योंकि खुम्स जैसी चीज़ें मध्यकाल में थी। और इसने भी बताया है कि हमारे यहाँ सैनिक जब जाते थे तो दुश्मन देश के या अन्य देशों के लोगों के फसल बर्बाद कर देते थे, जबकि भारत में इस तरह की परंपरा नहीं थी। ये एक अच्छी बात है। उसने बताया कि भूमि के माप होता था और भूमि की माप की प्रक्रिया भारत में महाजनपद काल में ही शुरू हो गई थी। भूमि के माप के संदर्भ में निवर्तन की चर्चा महाजनपद काल में है और भारत में भूमि की माप होते थे, उसको भी मैगास्थनीज ने नोटिस किया था। मैगास्थनीज बताता है कि भारतीय कृषक संपन्न होते थे और वो नैतिक जीवन जीते थे। इसके बाद धातु के बारे में उसने बताया है कि यहाँ के लोग कई धातुओं का प्रयोग करते थे, जैसे लोहा, तांबा, चांदी, सोना, टीन आदि धातु के प्रयोग करते थे। उसने बताया कि धातुओं का प्रयोग लोग मुख्य रूप से हथियार बनाने में, आभूषण बनाने में और उपकरण बनाने में करते थे। जैसे आभूषण के संदर्भ में बातचीत करें तो चांदी और सोना का प्रयोग करते थे, हथियार बनाने में लोहा का प्रयोग और तांबा तथा टीन का प्रयोग उपकरण बनाने में करते थे। सोना के बारे में वह बताता है कि भारत में कई नदियां ऐसी थी जिससे सोना निकाला जाता था, जैसे स्वर्णरेखा नदी थी और सोन नदी से सोना निकाले जाते थे। उसने बताया है कि भारत में एक चीटियां थी कुछ जो सोना के बुरादा को एक जगह जमा करते थे और इस संदर्भ में उसने दर्दिस्तान की चर्चा की है, जिसकी पहचान अभी कश्मीर वाले क्षेत्र से किया गया है। उसने बताया है कि भारतीय मोतियों की मांग पश्चिम में बहुत ज़्यादा था और यहाँ के मोती का डिमांड था पश्चिम में, यानी कि भारतीय निर्यात में मोती एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था, जिसकी चर्चा मैगास्थनीज अपनी इंडिका में करता है। इसके अतिरिक्त हाथी पर बहुत रुचि लेकर के उसने लिखा, बहुत विस्तार से उसने हाथी के बारे में लिखा है, क्योंकि उन क्षेत्रों में पश्चिम में हाथी उस समय उतने नहीं ये थे पाए जाते थे। अतः उसने बताया है कि हाथी को कैसे लोग पकड़ते थे, हाथी को कब्जा में करने के पूरे विधि की चर्चा उसने इंडिका में किया है। वह बताता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ता था। यह तथ्यात्मक स्तर पर गलत है, क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जैन ग्रंथ में और अन्य कई ग्रंथों से सूचना मिलती है कि भारत में अकाल पड़ते थे। उसने उत्तरापथ मार्ग की स्पष्ट रूप से चर्चा की है और बताया है कि इसकी लंबाई लगभग 1300 मील अर्थात लगभग 2000 किलोमीटर से ज्यादा था। उत्तरापथ की अगर शुरुआत की बात करें तो यह पुष्कलावती से प्रारंभ यानी कि पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ेगा, पाटलिपुत्र होता हुआ ताम्रलिप्ति जो अभी बंगाल के एरिया में पड़ेंगे यानी कोलकाता के आसपास का क्षेत्र, तो
यहाँ पुष्कलावती से कोलकाता तक के का यह मार्ग था जिसे उत्तरापथ की संज्ञा दी गई थी। इसे ही अभी जीटी रोड के नाम से हम लोग जानते हैं और यह कह दिया गया कि जीटी रोड का निर्माण जो है वो शेर शाह सूरी ने करवाया था, किंतु यह उतना सत्य नहीं है। जीटी रोड के निर्माण के बारे में बातचीत करें तो मेगास्थनीज उस समय बता रहा है जो लगभग 304 बीसी में भारत आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही यह मार्ग उपस्थित था। सड़क निर्माण मौर्य काल के प्रशासकों की एक बहुत बड़ा कार्य था और एग्रोनोमोई नामक एक प्रशासक जो जिला अधिकारी होते थे, पदाधिकारी होते थे, वो सड़क निर्माण में अपना योगदान देते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इंडिका में मेगास्थनीज के द्वारा कई बातें कही गई थी और उन्हें संकेत के रूप में रखा। अब राजनीति के क्षेत्र में बातचीत करें तो मेगास्थनीज बताता है कि राजा शिकार पर जाता था और शिकार के प्रेमी थे और शिकार पर जाने के क्रम में वह बताता है कि जुलूस निकाला जाता था। राजा की दिनचर्या के बारे में उसने चर्चा की है और बताया है कि राजा 4 अवसर पर ही राजमहल से बाहर निकलते थे। पहला युद्ध के समय, दूसरा शिकार के समय, तीसरा यज्ञ के समय और चौथा न्याय के समय। तो राजा राजभवन से 4 समय पर ही अवसर पर बाहर निकलते थे और पूरे दिनचर्या की चर्चा भी उसने राजा के बारे में किया है। वो बताता है कि राजा के अंगरक्षक स्त्रियां होती थी जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी किया था और राजा का जन्मदिन जो है बहुत धूमधाम से उत्सव की तरह मनाया जाता था। राजा के जन्मदिन एक उत्सव की भांति मनाया जाता था और राजा पशु युद्ध एवं दंगल देखते थे। दंगल का अर्थ हुआ कुश्ती और बैलों की दौड़ जो होती थी वो बहुत प्रचलित था और इसमें लोग बाजी भी लगाते थे, शर्त लगाते थे कि फलाना बैल जीतेंगे और फलाना नहीं जीतेंगे। इस संदर्भ में तो हम देखते हैं कि पशु युद्ध, दंगल और बैलों की दौड़ खास करके सबसे प्रचलित उस समय के खेल थे, मनोरंजन के साधन थे जिसमें राजा भी बहुत आनंद लेता था। ये मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के राजमहल की चर्चा की है और पाटलिपुत्र शब्द के लिए उसने पोलिब्रोथा शब्द का प्रयोग किया है। किस शब्द का प्रयोग किया है? पोलिब्रोथा शब्द का प्रयोग किया है और पोलिब्रोथा के बारे में बताया है कि यह 9.5 मील लंबा और 1.5 मील चौड़ा था। इसको किलोमीटर के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 15 किलोमीटर ये लंबा हो जाएगा और उसने इसके लिए स्टेडिया शब्द का प्रयोग किया है कि इसकी लंबाई लगभग 80 स्टेडिया और चौड़ाई 15 स्टेडिया था। उसने इनके राजमहल की चर्चा सूसा एवं एक बतना के राजमहल से किया है और राजमहल के बारे में बहुत सारी सूचनाएं उन्होंने दिया है और कहा कि इन दोनों राजमहल की तुलना में यहाँ के राजमहल ज़्यादा बेहतर था। राजा के सैनिकों के बारे में भी इसने बहुत सारी बातें बताई है और बताया है कि 9,000 इनके पास हाथी के सैनिक थे, 50,000 लगभग घुड़सवार सैनिक थे, 400 रथ थे और 60,000 पैदल सैनिक थे। प्लूटार्क तो कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों से संपूर्ण भारत को जीत लिया था। मौर्य शासकों के सेना के बारे में पश्चिम के लेखकों ने बहुत विस्तार से बताया है। इनका कहना है कि अपराध कम होते थे, राजकीय संपत्ति के क्षति पहुंचाने पर मृत्युदंड दिया जाता था। पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ के लोग चोरी नहीं करते थे या न्यायालय का प्रयोग कम होता था क्योंकि ये ज़्यादा नैतिक थे। ये सारी बातें उन्होंने सामाजिक संदर्भ में कहा था, तो अपराध कम होते थे। लेकिन राजकीय संपत्ति को अगर कोई क्षति पहुंचा रहा है तो उन्हें मृत्युदंड दिया जाता था। अब मृत्युदंड एक आम बात थी ऐसा उन्होंने लिखा है। कानून लिखित नहीं था क्योंकि ये मेगास्थनीज बताता है कि यहाँ के लोग लिखना पढ़ना जानते ही नहीं थे, जो तथ्य के स्तर पर गलत है। यहाँ के लोग लिखना जानते थे तो इन्होंने बताया कानून जो है वो लिखित नहीं था। और नगर प्रशासन के बारे में मेगास्थनीज बता रहा है कि 6 समितियों के माध्यम से नगर के प्रशासन को संचालित किया जाता था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, अर्थात नगरों के संचालन में 30 लोग लगे होते थे। 6 समितियों के माध्यम से उसे संचालित किया जाता था। मेगास्थनीज धर्म के बारे में भी कुछ बातें कहता है और इस संदर्भ में वह बताता है कि ब्राह्मण धर्म, जिसको वैदिक धर्म कहा जाता है, वह सबसे लोकप्रिय था और ब्राह्मण धर्म के उसने प्रशंसा की है और कहा कि यहाँ के अधिकांश लोग ब्राह्मण धर्म में विश्वास करते थे। अगली बात उन्होंने बताया कि भारतीय पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सनातन धर्म
जिसे आज हम लोग हिंदू धर्म कहते हैं, दूसरा बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अतः इसने पुनर्जन्म की बात कर दी और उस समय के भारतीय लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। हेराक्लीज और डायोनिसस की पूजा यहाँ के लोग करते थे। हेराक्लीज का अर्थ हुआ भगवान श्री कृष्ण और डायोनिसस का अर्थ हुआ भगवान शिव, तो दोनों की पूजा करते थे यहाँ के लोग। और सिकंदर तक्षशिला में एक संत से मिला था, जिस संत का नाम मंदासीन या मंडनिस बताया गया है, इससे मिला था और सिकंदर इससे काफी प्रभावित हुआ था। और यहाँ से जब सिकंदर गया तक्षशिला से, तो जो सिकंदर के बारे में एक कहानी हम लोग जानते हैं कि मरने वक्त में कहा जाता है कि सिकंदर ने अपना दोनों हाथ खोल दिया था। तो ये इन्हीं से प्रभावित होकर के, मंदासीन के से प्रभावित होकर के कि हमने जो संसार जीता है वह असार है, बल्कि हम यहाँ से सब कुछ रहने के बाद भी कुछ लेकर के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं मेगास्थनीज ने अपने इंडिका नामक ग्रंथ में बहुत कुछ लिखा था, भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में, भारत के सामाजिक स्थिति के बारे में, भारत के आर्थिक स्थिति के बारे में और भारत के राजनीतिक एवं धार्मिक विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया, जो मौर्य काल के बारे में हमें दुर्लभ जानकारी उपलब्ध करवाता है। यह दुर्भाग्य की बात है जो ये इंडिका मूल पुस्तक के रूप में उपलब्ध नहीं है, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। कुछ पश्चिम के विद्वान, जो 6 विद्वान थे, उसका नाम आप पिछले वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या नाम है, क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं, उसने इन्हें प्राप्त किया था। उन्हीं के कोट से इसको पुनः लिखा गया था। धन्यवाद।